हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 का अभ्यास 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। गुणज और गुणनखंड के बारे में आपको बताना है। इसको देखिए, पहले तो ये देख लेते हैं गुणज किसको बोलते हैं। तो गुणज किसको बोलते हैं? सभी संख्याएं जिनमें दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए वह दी गई संख्या के गुणज कहलाती है। ठीक है, कोई भी संख्या, ठीक है, जितना भी संख्या है, अगर दी गई संख्या से वो पूरा पूरा भाग लग जाता है, जैसे कि मान के चलिए ये 6 है, ठीक है, तो 6 से जिस जिस संख्या में भाग लग जाएगा पूरा पूरा, वह संख्या 6 का गुणज कहलाएगा। जैसे 6 से 6 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 6 से 12 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 24 में लग जाएगा, 18 में लग जाएगा, 30, 36, 42 सब में 6 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब 6 का गुणज कहलाएगा। फिर गुणनखंड किसको बोलते हैं? कोई संख्या जिस जिस संख्या से कट जाए, ठीक है, कोई भी संख्या जिस जिस संख्या से कट जाए वह उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि 40 किस किस संख्या से कट सकता है? 1 से, 2 से, 4, 5, 8, 10, 20 सब से 40 कट जाएगा पूरा पूरा, तो 40 का गुणनखंड ये सब हो गया। ठीक है, तो यही इन दोनों का अंतर हो गया। फिर दूसरा है 51 से 100 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच का अभाज्य संख्या निकालना है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वह संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अभाज्य संख्या देखते हैं। तो देखिए, इन दोनों के बीच का अभाज्य संख्या क्या हो गया? 53 हो गया। 53 एक से कट जाएगा और अपने आप, मतलब कि 53 से कट जाएगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। फिर 59 भी एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 61 भी एक से अपने आप से कटेगा। यहाँ जितना सारा संख्या लिखा हुआ है सब एक से और अपने आप से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये सब अभाज्य संख्या हो गया इसके और इसके बीच का। फिर तीसरा है निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये सब का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए, 424 का अभाज्य निकालते हैं। पहले तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो लसा कैसे निकालते हैं? सबसे छोटा नंबर से सबसे छोटा संख्या से लगाते हैं। सबसे छोटा संख्या 2 से कट जाने वाला है तो 2 से लगा दिए, फिर 2 से कट जाने वाला, फिर 2 से लगा दिए, फिर 2 से कट जाएगा, अब किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इतना ही पर छोड़ दिए। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, जिस से इसको भाग दिए है उसको गुना के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 53। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी तरह 525 है। 3 से कट जाने वाला सबसे छोटा संख्या से लगाते हैं, तो 3 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 5, फिर 7। ठीक है, तो अब नहीं कटने वाला है तो वैसे ही गुना के फॉर्म में लिख दिए, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया ये। फिर तीसरा 728 है। तो 2 से लगाया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 7 से, तो इसको गुना के फॉर्म में लिख दिए, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर चौथा 378 है। तो 378 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। फिर पांचवा का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, 3 गुना 313। 313 किसी से नहीं कटने वाला। ठीक है, फिर 139 है। तो 139 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, 1 गुने 139, क्योंकि 139 भी किसी से नहीं कटता। फिर चौथा है 4, 12, 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो क्या करते हैं? 4 का अपवर्तक निकालते हैं। ठीक है, फिर 12 का अपवर्तक, फिर 18 का अपवर्तक। तो अपवर्तक कैसे निकालते हैं? तो देखिए, 4 का अपवर्तक निकालना है तो 4 जो है वो किस किस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा उसको लिखते हैं। तो 4 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, फिर 12 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से कट जाएगा, फिर 18 2, 3, 6, 9, 18 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसका अपवर्तक हो गया। फिर ऐसा संख्या खोजते हैं जो तीनों में है। तो जो 2 जो है वो तीनों में है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कोई जो संख्या है कोई तीनों में नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 ही जो है वो तीनों में है। तो यहाँ पर इसका जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगर 2 संख्या कोई रहता, मान के चलिए कि 2 भी तीनों में रहता और 3 भी तीनों में रहता, तो जो सबसे बड़ा संख्या होता वो उसका महत्तम समापवर्तक होता। लेकिन यहाँ पर एक ही संख्या है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा समापवर्तक। अगर 2 संख्या तीनों में रहता तो जो सबसे बड़ा संख्या होता वो उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, फिर पांचवा है 3, 9 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो 3 का समापवर्तक 3 हो गया, 9 का समापवर्तक 3, 9 हो गया और 36 का समापवर्तक 3, 4, 6, 9 हो गया। समापवर्तक कैसे निकालते हैं? जिस जिस संख्या से कट जाने वाला होगा ये संख्या वह उसका समापवर्तक हो जाएगा। तो 3 3 से कट जाने वाला, 9 3 9 से कट जाने वाला है और 36 3 4 6 9 से कट जाने वाला है। तो ये इसका समापवर्तक हो गया। उसके बाद देखेंगे ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में है। तो 3 जो है वो तीनों में है, तो 3 जो है इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। फिर छठा देखिए, भाग विधि द्वारा 6, 7 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।
भाग विधि से 6, 7 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, देखिए भाग विधि से ऐसे निकालते हैं। पहले तो लॉसन निकाल लेते हैं। तो लॉसन में क्या करते हैं, सबसे छोटा संख्या खोजते हैं। सबसे छोटा संख्या से अगर कोई भी दो संख्या कट जाने वाला है तो उसको काटते हैं। ठीक है, तो 2 से दो संख्या 6 और 8 कट जाने वाला है, तो 2 से लगा दिए, 2 तिया 6, 7, फिर 2 चौका 8। ठीक है, फिर अब लगने वाला है नहीं, सब एक एक अकेले अकेले लगने वाला है, तो सबको गुना कर देंगे। तो गुना करने पर आ गया 168। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक हो गया वो 168 हो गया। फिर साथ है 5, 6 और 9 की अभाज्य गुणनखंड निकाल कर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड से लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड से ऐसे निकालते हैं, जैसे पहले लसन निकालते हैं वैसे ही सबको अलग अलग लसन निकाल लेते हैं। तो 5, 6 और 9 का लसन निकाल लिए। 5 से एक बार में लग गया, फिर 6 को 2 से 3 बार में लगा दिए, फिर 3 से एक बार में, फिर 9 को 3 से, फिर 3 से। ठीक है, तो उसके बाद 5 को 5 गुने 1, 1 गुने 5 लिख दिए। फिर 6 को 2 गुने 3 जिस चीज़ से भाग दिए है उसको गुना के फॉर्म में लिख देंगे। फिर 9 को 3 गुने 3 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि कितना तरह का संख्या है। एक तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 5 है। ठीक है, 4 तरह का टोटल संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसको लिखेंगे। जैसे 1 सबसे ज़्यादा बार एक बार ही आया है तो 1 को एक बार लिखेंगे। 1 को लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं तो 1 को छोड़ देंगे। फिर 2 देखिए, 2 सबसे ज़्यादा बार एक बार ही आया है तो 1, 2 लिख दिए। फिर 3 सबसे ज़्यादा बार 2 बार आया है तो 2 ठो 3 लिख दिए। 5 सबसे ज़्यादा बार एक बार आया है तो 1, 5 लिख दिए। सबको गुना कर दिए तो हो गया 90। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 90। फिर 8 देखिए, 11, 22, 121 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें भाग विधि से। इसमें कोई विधि बोला नहीं कि किससे निकालना है, तो भाग विधि से निकाल लिए। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो 11 से एक बार में लगा दिए, फिर 22 दो बार में और 121 को 11 बार में लगा दिए। ठीक है, अब नहीं लगने वाला है तो गुना कर दिए तो हो गया 242। 242 जो है वो लघुत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, फिर 9वां है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को डैश कहते हैं। तो संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा समापवर्तक। फिर है संख्या अपने अपवर्तकों से डैश होती है। तो संख्या अपने अपवर्तकों से बड़ी या फिर बराबर होती है। फिर तीसरा है संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तक को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये अभ्यास कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।